Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion series and we will be revising the complete chapter concept along with MCQs. Topic for this lecture is solid state. Let's start the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? So in the previous lecture on solid state, we have taken up some 22 questions and the various concepts of packing and then crystal systems, Brevis lattices. आपने packing के अंदर देखा HCP packing होता है, AB arrangement and CCP packing होता है, ABC arrangement. 14 Brevis lattices are there and total 7 crystal systems and crystal systems का description. डायरेक्ट क्वेश्चन नीट के अंदर आता है. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, जिसके अंदर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इवन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, उनके अंदर कितने कितने एटम फिट होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर. एटम पूरा यूनिट सेल के अंदर आ रहा है या हाफ कंट्रीब्यूशन आ रहा है या 1/4 आ रहा है, क्योंकि एटम तो स्फेरिकल है. तो आपको वो सारा डिटेल पता होना चाहिए. एंड इवन इन दिस वीडियो वी विल बी हैविंग मोर फोकस ऑन द फॉर्मूला प्रेडिक्शन. क्रिस्टल का फॉर्मूला निकालना है. अगर NaCl क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर है, कोई क्रिस्टल A B और उसमें कह दिया जाए सम एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम दिस प्लेस और दैट प्लेस, फाइंड आउट द net number of atoms left behind and accordingly the formula of the crystal will change. All that we have to take up again through these questions. Again we will be having discussion on density of the unit cell and the position of cation and anion in various crystal systems, radius ratio, how radius ratio is able to predict the geometry of the crystal, and main discussion on defects. डिफेक्ट्स के अंदर हम स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखते हैं और किस पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल वाली मेटल में कौन सा डिफेक्ट आता है. जैसे कि अगर हमें कोई अल्कली मेटल सॉल्ट दिया या डी ब्लॉक मेटल सॉल्ट दिया है तो कौन कौन से कंडीशंस को वो फॉलो करते हैं. डिफेक्ट्स आर यूजफुल टू अस और नॉट. एक्चुअली डिफेक्ट्स यूजफुल होते हैं. डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल में कलर आता है. डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एंड मैनी प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद दैट. फॉर एग्जांपल क्रिस्टल का जो कलर है NaCl अदरवाइज वाइट है, बट अगर उसमें कुछ डिफेक्ट होगा तो वो येलो कलर का दिखता है. इसी तरह KCl का कलर है वॉयलेट एंड लिथियम क्लोराइड इज लिलाइक इन कलर. सो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कलर इज ड्यू टू डिफेक्ट्स. एंड डिफेक्ट्स कैसे आते हैं, किस किस सिचुएशन में डिफेक्ट क्रिएट होते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि डोपिंग कर देते हैं बाहर से. NaCl क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड का डोपिंग कर दिया या कैडमियम क्लोराइड का डोपिंग कर दिया, तो वो किस तरीके से होता है और कितने % एलिमेंट अंदर आपने सब्सटीट्यूट कर दिया क्रिस्टल स्ट्रक्चर में. तो NaCl था, अब सोडियम को हटा के स्ट्रोंशियम कैसे आया, वो सारा डिटेल हमें इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद द फर्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 23. द क्वेश्चन इज in an atomic BCC what fraction of edge is not covered by atoms. BCC क्रिस्टल दिया है आपको, एज के अंदर कुछ एटम्स होंगे और जो स्पेस खाली है वो कितनी है. What fraction of edge is not covered by the atoms. ओवरऑल तो BCC का पैकिंग फ्रैक्शन होता है 68%, 32% स्पेस उसमें खाली है. बट ये क्वेश्चन BCC की खाली स्पेस के ऊपर नहीं है, ये एज के ऊपर कितना स्पेस खाली है वो पूछा जा रहा है. A is the edge length, let me write A is the edge length. उसके बाद A not covered का आंसर देना है. A not covered by atoms, ये हमें बताना है. ठीक है, तो BCC में हमें पता है कि एक तो एज के ऊपर एटम आएगा, सॉरी एज नहीं, कॉर्नर के ऊपर. हर कॉर्नर पे एटम, 8 कॉर्नर्स होते हैं, हमने सिर्फ एक एज बनाया है, उसकी लेंथ ये है. तो अगर यूनिट सेल पूरा देखें तो 8 कॉर्नर्स पे एटम है और बॉडी के सेंटर पे एटम है. तो अब हम सिर्फ A को देखते हैं. कैन आई से एज नॉट कवर्ड इज इक्वल टू A - 2R. 2 रेडियस हमारे पास एटम्स के हैं. एज अ रिजल्ट ये सेंटर का स्पेस खाली है, तो और बॉडी सेंटर में 4R
is equal to root 3a. This idea we should have in BCC. जो root 3a है, this is body diagonal. Body diagonal is equal to 4 times of the radius of cation. तो आपके पास रेडियस का वैल्यू निकल सकता है √3/4 of a. This is the equation number 1. This is equation number 2. तो वैल्यू ऑफ रेडियस हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुट इट इन इक्वेशन 1. तो एज नॉट कवर्ड बाय एटम्स हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू a-2r. a-2r में r का वैल्यू पुट कर देंगे √3/4a and it becomes a-√3/2a. Let's take a as a common factor. तो ये बन रहा है 1 - √3/2. It will be equal to 2 - √3/2. तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं √3 का वैल्यू पुट करके, बट अल्टीमेटली फ्रैक्शन निकालना है. फ्रैक्शन ऑफ a not covered by atoms. फ्रैक्शन ऑफ a not covered by atoms के लिए आप क्या लिखोगे? It will be equal to a into 2 - √3/2/a. a और a आपका कैंसिल होता है, इसको फॉलो करेंगे. √3 का वैल्यू इज 1.732 डिवाइड बाय 2 एंड इट विल कम आउट टू बी 0.134. 0.134 फ्रैक्शन कवर्ड नहीं है, बाकी सारा एज जो है कवर्ड है. कॉर्नर कॉर्नर पे एटम है. 0.134 का मतलब हमारा आंसर बनता है सी ऑप्शन. दिस इज योर आंसर. सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए. जो कवर्ड नहीं है वो बताना था और फ्रैक्शन में बताना था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. द फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस आर रिस्पेक्टिवली. प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस जिसमें सिर्फ एटम प्रेजेंट कहां है? कॉर्नर कॉर्नर पे. प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस का ये मतलब है कि सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है. ये आपके पास सिचुएशन है. ओनली कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड. दीज आर द कॉर्नर्स एंड दे आर ऑक्यूपाइड. सो फर्स्ट इज नियरेस्ट नेबर ढूंढना है. हर एटम को साथ में टच करने वाला एटम है जो नेक्स्ट एज के ऊपर प्रेजेंट है. सो दिस इज द एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2. ये तो नियरेस्ट नेबर्स है, मतलब पहला नेबर तो एज लेंथ ही है. उसके बाद ये एटम नंबर 3 कर दिया, ये फेस का डायगोनल है. और अगर नाम देना है तो ए बी सी अगर हम नाम दें और इधर हम नाम देते हैं डी, ये है बॉडी डायगोनल. दिस इज द बॉडी डायगोनल AD. AB है एज लेंथ एंड वी हैव AC as the face diagonal and AD is the body diagonal. एंड वैल्यू क्या होती है? एज लेंथ तो A हो गया, फेस डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ A एंड दिस इज द √3 टाइम्स ऑफ A. एटम्स के नंबर हैं 1 2 3 4. तो अब आप देखो फर्स्ट को नियरेस्ट तो टच कर रहा है 2 नंबर का एटम, उससे दूर है 3 नंबर वाला जो कि दूसरा कॉर्नर है जो कि फेस डायगोनली मैंने देखा. फेस लेना है एंड देन यू हैव AD जो कि 4th एटम है. ये है बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल की लेंथ है √3a. तो सबसे पहले हमें आंसर में देना है A के बाद √2a, उसके बाद √3a, मतलब आपका आंसर बनेगा ऑप्शन A. दिस इज योर करेक्ट आंसर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यूनिट सेल में पहला, जैसे कि आपके घर का नंबर है 23 तो 24 वाला आपका पहला नेबर है, 25th वाला नेक्स्ट नेबर है और उससे नेक्स्ट 26. इस तरीके से सबसे पहला नेबर A के लिए B है. B के बाद अगर A को चेक करना है तो C है और फिर A का थोड़ा और दूर जाओ तो D है. In this manner, question was important. Let's move to the next. First 3 nearest neighbor distances for body centered cubic lattice. अब हमें body centered cubic lattice draw करना है जिसमें कि हम कॉर्नर कॉर्नर पे एटम लगाएंगे और फिर एक बॉडी के सेंटर पे भी एटम होगा.
सिंपल क्यूबिक में तो कॉर्नर एटम टच करते हैं, पर अब हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स के बियॉन्ड यूनिट सेल के सेंटर में भी एक एटम है। ये तो 8 कॉर्नर के एटम बना दिए, ठीक है। ये कॉर्नर एटम्स अब हम बनाएंगे बॉडी का जो डायगोनल है उसके सेंटर पे एक एटम। ये थिंग्स आर क्लियर। तो अब देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी, ए डी बॉडी का डायगोनल है और ए डी की लेंथ है √3a। बट सबसे पहले जो टच कर रहे हैं वो है कॉर्नर एटम एंड बॉडी सेंटर एटम। मेन याद रखने की बात होती है कि इन बीसीसी अरेंजमेंट all corner atoms touch the atom at the center of unit cell। यूनिट सेल के सेंटर में जो एटम है, जो बॉडी के सेंटर में है, उसको सारे कॉर्नर के एटम टच करते हैं। मतलब नियरेस्ट नेबर तो ये हुए, अगर हम नाम रखें ए एंड लेट्स कॉल इट एक्स, बॉडी के सेंटर वाले का नाम एक्स रख दिया, तो नियरेस्ट नेबर्स आर ए एक्स। तो आपको ए एक्स की लेंथ चाहिए तो वो हो जाएगी √3/2a। सो पहला नेबर √3/2a के डिस्टेंस पे है। फिर नेक्स्ट नेबर होता है, ये ए एटम की बात कर रहे हैं हम, इसके नेबर्स देख रहे हैं। पहला नेबर एक्स आ गया, उसका नेक्स्ट नेबर आएगा ये, जिसको कि आप वाई कह सकते हो, मतलब एज लेंथ के डिस्टेंस पे है। फिर आएगा फेस का डायगोनल, ए के लिए फेस डायगोनल एटम यहां पे है, एक्स वाई एंड इसका नाम जेड रख दिया। सो फॉर ए फर्स्ट नेबर, सबसे पहले क्लोजेस्ट नेबर इज एक्स, नेक्स्ट नेबर इज वाई एंड उसके बाद नेक्स्ट नेबर इट इज जेड। तो x कितना दूर है? x है √3/2a के डिस्टेंस पे, y कहां पे है? एज लेंथ के डिस्टेंस पे, और ये कहां पे है? जो फेस डायगोनल पे है, दैट इज √2a। तो ये आपके फर्स्ट नेबर का डिस्टेंस, सेकंड नेबर का डिस्टेंस, थर्ड नेबर का डिस्टेंस। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी। इन दिस मैनर √3/2a, then a and then √2a. Is it okay? Let's move on to the next question. Let's come to question 26. How many unit cells are present in 5 gram of crystal AB with formula mass 40, having rock salt structure, rock salt type structure, and Na is the Avogadro number? Options are Na or Na/10 or Na×4 or none of these. तो देखिए, यूनिट सेल्स बताने हैं 5 ग्राम एक क्रिस्टल के अंदर। 5 ग्राम क्रिस्टल है आपके पास ए बी, उसमें कितने यूनिट सेल हैं और उसका मोलर मास हमें दिया है 40 एंड इट बिलोंग्स टू NaCl टाइप कैटेगरी, राइट। NaCl कैटेगरी में Z इज इक्वल टू 4 होता है। रॉक सॉल्ट इज NaCl। रॉक सॉल्ट टाइप का मतलब है कि जो ए बी में से बी नेगेटिव है वो CCP अरेंजमेंट बनाएगा और A प्लस उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में फिट होगा। तो नंबर ऑफ आयोन्स बी नेगेटिव के भी 4 हो जाएंगे और इसके भी 4 हो जाएंगे, राइट। कहने का मतलब 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ए बी। फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब 4 फॉर्मूलाज, 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ए बी गेट adjusted in 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 4 AB के फॉर्मूलाज फिट होंगे और हमें यूनिट सेल्स का नंबर कैलकुलेट करना है। बट पहले ये देखिए कि 5 ग्राम में फॉर्मूलाज कितने हैं, यूनिट सेल बाद में निकलेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मोलर मास है 40 ग्राम, तो हम ये बोल सकते हैं 40 ग्राम ऑफ क्रिस्टल ए बी has Avogadro number of AB formulas। फॉर्मूला बोल दो या फॉर्मूला यूनिट्स बोल दो, एक ही बात है। 40 ग्राम के अंदर एवोगैड्रो नंबर है, तो क्या आप 5 ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हो? इट इज एवोगैड्रो अपॉन 40 × 5, राइट। तो ये हो गया एवोगैड्रो अपॉन 8 फॉर्मूला यूनिट्स।
these many units are present. अब चार फॉर्मूला एक यूनिट सेल में एडजस्ट होते हैं. ये हमने बिगनिंग में इस स्ट्रक्चर को डिराइव करके ये कंक्लूड कर लिया था कि 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ए बी गेट एडजस्टेड इन 1 यूनिट सेल. इट मीन्स अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने, 4 फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल. जो कैलकुलेट करना है वो राइट पे रखते हैं यूनिटरी मेथड में, और हमें यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने हैं. क्या हम एवोगैड्रो अपॉन 8 के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे? इट इज 1/4 ऑफ एवोगैड्रो अपॉन 8. इट इज एवोगैड्रो बाय 32. तो आपका तो आंसर कहीं भी नहीं आया, ना तो ए बी सी किसी में नहीं है. नन ऑफ दीज इज द आंसर. नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव का मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन वाज हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ क्रिस्टल ए बी. तो पहले आपने रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोला था, इसलिए पता कर लिया कि एक यूनिट सेल में कितने फॉर्मूलाज आते हैं. तो उसका आंसर है 4 फॉर्मूला यूनिट्स. अब 5 ग्राम में पहले ये पता करो NaCl कितने हैं या हमारा क्रिस्टल ए बी कितना है. तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मोलर मास के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स. Molar mass has Avogadro number of formula units, therefore you will be able to calculate for 5 gram, right? तो important question है for entrance exam. Next आता है question 27. Cadmium oxide has NaCl structure with density 8.27 and ionic radius of oxide is given. Determine the ionic radius of cadmium. हमारे पास density given है 8.27 ग्राम पर सीसी एंड इट इज फॉर कैडमियम ऑक्साइड और NaCl जैसा स्ट्रक्चर है. तो हम एज लेंथ अगर पता कर लें तभी हो सकता है कि रेडियस ऑफ कैटायन आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि रेडियस ऑफ एनायन आपको गिवन है. रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन दिया है 1.24 एंगस्ट्रॉन एंड द रेडियस ऑफ कैडमियम +2 हमें कैलकुलेट करना है. एज लेंथ कैलकुलेट करेंगे बाय द रिलेशन ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी इज Z into m अपॉन A cube into Avogadro number. This relation is important to be known for the density of unit cell. Density 8.27 दी है and Z value is 4 because NaCl type crystal structure है. NaCl type में Z2 4 लेना है. Molar mass is 128 for cadmium oxide. CDO is 128 for 1 mole and एज लेंथ हम पता करेंगे एंड यू हैव टू राइट एवोगैड्रो नंबर एज 6 into 10⁻23. पहले आपको एज लेंथ मिलेगी, फिर आपको रेडियस मिलेगा, और ए क्यूब को लेफ्ट पे ले जाओ, उसके बाद क्यूब रूट लेना पड़ेगा. 46.8 into 10⁻⁻9 सेंटीमीटर्स में ये आंसर आएगा. एंड अल्टीमेटली हम इसको 4.68 into 10⁻⁻8 अगर बना दें, 10⁻⁻8 बनाने से ये इजिली एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. 1 एंगस्ट्रॉन इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. थिंग्स आर क्लियर. अब आपको यहां पे ए पता चल गया, रेडियस कैलकुलेट करेंगे. एज वी नो दैट इन NaCl टाइप स्ट्रक्चर edge length contains 2 radii of cation and 2 radii of anion. Means it is equal to 2 times of radius of cation plus anion. एक रेडियस आपके पास है, क्वेश्चन में चेक करते हैं. फॉर ऑक्साइड इट इज गिवन 1.24 एंड फॉर कैडमियम यू हैव टू कैलकुलेट एंड द एज लेंथ इज इक्वल टू, अभी अभी कैलकुलेट किया है, 4.68. Open the bracket, calculate and you will get the radius of cadmium +2 as 1.1 angstrom. This is given in angstrom. Edge length is also calculated in angstrom, so radius of cadmium will come in angstrom, right? 1.1 means B option आपका आंसर. इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो एज लेंथ है उसके ऊपर 2 रेडियस कैटायन 2 रेडियस एनायन एडजस्ट होता है फॉर NaCl टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28.
Ferrous oxide has cubic structure and the edge length of the unit cell is 5 angstrom. Assuming that the density of ferrous oxide is 3.84, the number of Fe+2 and O negative ion present in the unit cell will be. तो देखिए अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमें डेंसिटी गिवन है 3.84 which is gram per centimeter cube and the edge length is given 5 angstrom. You have to find out the number of Fe+2 and Fe+2 के साथ O2 नेगेटिव आयोन इन वन यूनिट सेल, मतलब कि Z हमें कैलकुलेट करना है. एवोगैड्रो नंबर इज ऑल्सो गिवन टू अस. रिलेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z है नंबर ऑफ एटम इंटू मोलर मास अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर एंड यू हैव टू बी केयरफुल फॉर द यूनिट्स. एंगस्ट्रॉन के अंदर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा. 3.84 इज द वैल्यू फॉर डेंसिटी. Z वी विल बी कैलकुलेटिंग. मोलर मास चेक करते हैं. आपके पास क्वेश्चन में FeO दिया है. FeO का मतलब 72, आयरन इज 56 एंड ऑक्सीजन इज 16. टोटल इज 72 एंड दिस इज द मोलर मास. एज लेंथ इज 5 एंगस्ट्रॉन. एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई होगा एंड दिस इज इन सेंटीमीटर. वी कैन राइट इट क्लियरली इन सेंटीमीटर, ये वैल्यू है. उसके बाद एवोगैड्रो नंबर इज 6 इंटू 10⁻23. यहां से आप Z कैलकुलेट करोगे. आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम आउट टू बी 4. 4 का मतलब है कि क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल बनेगा, यूनिट सेल हैज 4 Fe+2 आयोन्स एंड 4 O2 नेगेटिव आयोन्स. 4 Fe+2 हैं और 4 O2 नेगेटिव है. 4 and 4 मीन्स आपका आंसर है ए ऑप्शन. 4 फेरस एंड 4 ऑक्साइड आयोन्स आर प्रेजेंट. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन में कभी Z कैलकुलेट कराया जाता है, कभी एज लेंथ और कभी मोलर मास. नेक्स्ट अनदर फॉर्मूला प्रेडिक्शन. अ क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स X and Y. X forms FCC packing and Y occupies all the octahedral voids. If all particles along one diagonal are removed, then the formula of the crystal will be. सारे particles diagonal के remove करने हैं along body diagonal. बॉडी डायगनल पे क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो आप देखोगे 2 कॉर्नर्स आएंगे बॉडी डायगनल पे, ऑक्टाहीड्रल वॉइड आएंगे 2 और सेंटर में आएगा टेट्राहीड्रल. सॉरी मैंने उलट बोल दिया. कॉर्नर्स हो गए 2 एंड 1 इज द ऑक्टाहीड्रल वॉइड इन द सेंटर एंड 2 टेट्राहीड्रल वॉइड्स. राइट, ये सिचुएशन है बॉडी डायगनल पे. अब ये रिमूव कर देने. तो अब हमारे पास इफेक्टिवली एक्स कितना रह गया? एक्स एटम. वी कैन राइट इफेक्टिव नंबर ऑफ एक्स एटम्स. इट इज इक्वल टू 4 था और आपने 4 में से कॉर्नर के एटम हटा देने हैं. 4 - 2 × 1/8 कर दिया 15/4. हम 4 लेते हैं ना, वो कैसे लेते हैं? 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर, उनको सबको कैलकुलेट करके कंबाइन करके आपके पास x4 आता है क्योंकि FCC दिया है. बट हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ा. क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स रिमूव हो गए. उसके बाद y ऑक्टाहीड्रल वॉइड के ऊपर है. ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स का 4 एटम एडजस्ट होते हैं बट -1 करेंगे क्योंकि octahedral void is present on edge center and body center. तो बॉडी सेंटर वाला octahedral void आपको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि जो भी बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है वो हटा दिया है. तो एज सेंटर पे आपके पास डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकता है. ये तो मैंने माइनस किया, ऐसा भी कर सकते हैं. y एटम्स आर एट एजेस, सो 12 एजेस एंड 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 3. तो y एटम्स के लिए कोई एक मेथड फॉलो कर लो. या तो 4 माइनस कर दो 1 या फिर सीधा 12 × 1/4 कर दो. अब हम x:y रेशो देखते हैं. x है 15/4 और y है हमारे पास 3. तो ये बना 15:12. 15:12 मतलब 5:4. 5:4 मतलब x5 y4. x5 एंड y4 देखो किसी ऑप्शन में दिया है. फॉर 29th क्वेश्चन इट इज गिवन इन बी ऑप्शन. 5 एटम x के, 4 एटम y के. बी इज योर आंसर.
राइट। सो बॉडी डायगोनल रिमूव करते हुए बहुत केयरफुली देखना है कि क्या क्या रिमूव होगा। दिस डायग्राम इज फॉर बॉडी डायगोनल, बॉडी मतलब यूनिट सेल का बॉडी। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन 30। When NaCl is doped with 10 raised to power minus 5 mole% of strontium chloride, what is the number of cation vacancies? Very important। यहां पे ये देखिए, डोपिंग करते हैं हम NaCl की स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ। NaCl is doped with SrCl2, 2 सोडियम रिप्लेस कर देते हैं एक स्ट्रॉन्शियम को। एक स्ट्रॉन्शियम को अंदर आना है तो 2 सोडियम को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी चार्ज बैलेंस होगा। अब 2 स्ट्रॉन्शियम लेके आने हैं अगर, तो 4 सोडियम बाहर जाएंगे, राइट। कहने का मतलब फॉर x नंबर ऑफ स्ट्रॉन्शियम 2x ऑफ Na+ विल बी मूविंग आउट। अब पहले केस को देखते हैं, 2 सोडियम इज इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्शियम। 2 जगह से दो जगह से Na+ अपनी स्पेस छोड़ता है और एक जगह पे स्ट्रॉन्शियम आ जाएगा और एक एम्प्टी स्पेस रह जाएगी, राइट। ये देखो क्रिस्टल में 2 Na+ अगर बाहर जाते हैं तो अंदर तो एक ही स्ट्रॉन्शियम आएगा, उसके आने से ही चार्ज बैलेंस हो गया। अब 2 सोडियम बाहर गए, एक स्ट्रॉन्शियम आके उसके प्लेस पे बैठ जाता है, तो एक वैकेंसी खाली हो गई। कैटायन वैकेंसी इज 1, राइट। अगर स्ट्रॉन्शियम की जगह एल्यूमिनियम होता, लेट्स से क्वेश्चन में एल्यूमिनियम दिया Al+3, तो 3 सोडियम को बाहर जाना पड़ेगा। 3 सोडियम में से एक जगह पे एल्यूमिनियम बैठेगा, बाकी 2 कैटायन वैकेंसीज हो जाएंगी। कैटायन वैकेंसी का मतलब यहां पे होल है। तो हमारे क्वेश्चन में AlCl3 नहीं दिया, हमें स्ट्रॉन्शियम दिया। हमने अपनी नॉलेज के बेसिस पे ये जान लिया है कि अगर एक भी स्ट्रॉन्शियम अंदर आया तो एक वैकेंसी आएगी, एक होल आएगा और 2 सोडियम बाहर जाएंगे। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, कितना स्ट्रॉन्शियम अंदर आ रहा है, 10 raised to power minus 5 mole%। तो Sr+2 added is equal to 10 raised to power minus 5 mole%। It means it is 10 raised to power minus 5 upon 100 moles। जितना स्ट्रॉन्शियम अंदर आ रहा है उतना ही कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगा। दिस इज इक्वल टू कैटायन वैकेंसी। सो इट इज 10 raised to power minus 7 मोल। 10 raised to power minus 7 मोल का मतलब है 10 raised to power minus 7 into Avogadro number। This is the concentration of cation vacancy। Let's come to the option 10 raised to power minus 7 into Avogadro number। Your answer is B। Things are clear? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रॉन्शियम से एक वैकेंसी आती है, 10 सोडियम से 10 एक स्ट्रॉन्शियम आएगा तो एक वैकेंसी, 10 स्ट्रॉन्शियम आते हैं तो 10 वैकेंसीज, और अगर 10 raised to power minus 5 मोल% स्ट्रॉन्शियम आता है तो 10 raised to power minus 5 मोल% ऑफ स्ट्रॉन्शियम आएगा तो उतनी वैकेंसीज क्रिएट करेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था। परसेंटेज को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करना है, पहले मोल बनेगा, मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने आंसर मार्क कर दिया है बी ऑप्शन। कमिंग टू क्वेश्चन 31 नाउ। द क्वेश्चन इज एज लेंथ ऑफ MX फेस स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर is 7.2 angstrom and assuming M+ and X negative contact along the cell edge, the radius of X negative is। X नेगेटिव का रेडियस चाहिए, मेटल का रेडियस हमें दिया है, एज लेंथ दी है और FCC स्ट्रक्चर है। FCC मतलब CCP अरेंजमेंट। CCP अरेंजमेंट मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर M+ एंड X नेगेटिव का CCP अरेंजमेंट, राइट। तो NaCl जैसा स्ट्रक्चर हो गया FCC। तो एज लेंथ के ऊपर 2 रेडियस कैटायन के और 2 रेडियस हैं एनायन के, M+ एंड X नेगेटिव। एज लेंथ की वैल्यू क्या है 7.2। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कैटायन रेडियस मतलब मेटल का रेडियस 1.6 एंगस्ट्रॉम गिवन है, X नेगेटिव आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस इज 7.2 इज इक्वल टू 3.2 प्लस 2x। सिंपल क्वेश्चन। NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, FCC स्ट्रक्चर। योर आंसर इज रेडियस फॉर X नेगेटिव इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। ये क्या चीजें हैं, ये रेडियस लिखे हैं हमने फॉर M+ एंड रेडियस फॉर X नेगेटिव। 2 एंगस्ट्रॉम आंसर है। ये किसका रेडियस है, एनायन का।
2 एंगस्ट्रॉन का मतलब हमारा आंसर बनता है ए ऑप्शन, राइट। लेट्स मूव नाउ टू द क्वेश्चन नंबर 32. Ice crystallizes in hexagonal lattice having volume of unit cell as 132 into 10 raised to power minus 24 centimeter cube and density is given 0.92 gram per centimeter cube, then the number of water molecules per unit cell will be. तो देखिए हमें डेंसिटी का रिलेशन आइस के ऊपर लगाना है, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगेड्रो नंबर। तो ये जो ए क्यूब है ये हमारे पास वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय द एवोगेड्रो नंबर। अब आपको Z कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डेंसिटी के लिए लिख देंगे 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Z इज टू बी कैलकुलेटेड, मोलर मास है 18 एंड वॉल्यूम की वैल्यू देखो 132 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 एंड ये है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। एंड द एवोगेड्रो नंबर का वैल्यू है, दिया भी नहीं है तो आप सीधा लिखिए 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23, अदरवाइज 6.02 लेते हैं। फॉर इजी कैलकुलेशन वी कैन राउंड ऑफ इट टू 6 एंड 10 रेज टू पावर माइनस 24 और माइनस 24 की जगह दूसरी तरफ 10 रेज टू पावर 23 है। डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनता है 0.92 इंटू 132 इंटू 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू Z इंटू 18। यहां से हम Z कैलकुलेट करें तो 4 आता है, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम है वाटर के आइस की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। थिंग्स आर क्लियर। वॉल्यूम आपको गिवन था, डेंसिटी आपको गिवन थी, मतलब पहले मास निकाल सकते हैं, बट मास ये जो है ना न्यूमरेटर में जो भी लिखा है ये Z इंटू एम, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ द यूनिट सेल। बट आपको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि Z इंटू मास ऑफ ईच एटम चाहिए। मास ऑफ ईच एटम आएगा कहां से, मोलर मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर करके, और ये Z इंटू मास ऑफ ईच एटम ये क्या चीज है, दिस इज द मास ऑफ यूनिट सेल, दिस इज मास ऑफ यूनिट सेल, राइट। 4 आंसर, 4 का मतलब है ऑप्शन डी आपका आंसर है, दिस इज द आंसर। आफ्टर 32 नेक्स्ट इज 33. A solid has a structure in which W atoms are located at the क्यूब कॉर्नर। W एटम टंगस्टन एटम होता है, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल 8 होते हैं और हर यूनिट सेल पे कंट्रीब्यूशन 1/8, तो एक एटम हो गया W का। एंड द ऑक्सीजन एटम्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एजेस। जो हम पढ़ रहे हैं वो लिखते रहेंगे। W एटम के बाद आता है ऑक्सीजन एटम, इसको आप हाईलाइट कर लो, बेटर है। ये कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ क्यूब एजेस। तो एक क्यूब के 12 एजेस होते हैं, उनके सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/4 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन, फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन हाफ है बट एज सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/4 है। एंड सोडियम इज प्रेजेंट एट द क्यूब सेंटर। क्यूब सेंटर मतलब पूरी बॉडी का सेंटर, एक फुल एटम आता है वहां पे, फुल एटम एडजस्ट होता है। तो रेशो लेना पड़ेगा, सोडियम इज टू टंगस्टन इज टू ऑक्सीजन, इट इज 1 एंड दिस इज 3। NaWO3 ये आपके क्वेश्चन का आंसर। NaWO3 का मतलब हमारा आंसर बनता है ए ऑप्शन। वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट। इस तरीके से दो मेटल क्रिस्टलाइज होती हैं, एक एनायन के साथ, एनायन ऑक्सीजन ही था। सोडियम का एक एटम एडजस्ट हो रहा है और टंगस्टन का भी एक एटम एडजस्ट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन, paramagnetic substances are weakly attracted by magnetic field. Then it is written ferromagnetic cannot be magnetized permanently. Domains in antiferromagnetic substances are oppositely oriented with respect to each other. Pairing of electrons cancel their magnetic moment in diamagnetic substances. So paramagnetic, diamagnetic की properties के ऊपर ये question है। तो पहली statement, paramagnetic is weakly attracted by the magnetic field, that is true. पैरामैग्नेटिक जो होता है इसके अंदर रैंडमली ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन स्पिन होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस
has unpaired electrons and those unpaired electrons are pointing in each and every direction. ये जो unpaired electron है, they are pointing in each and every direction. ऐसे कोई एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होता, हर तरफ रैंडम ओरिएंटेशन है, तो इस वजह से ये वीकली ओरिएंटेड है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड है. सेकंड स्टेटमेंट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली. ये रॉन्ग है, रॉन्ग ही पूछा है. फेरोमैग्नेटिक के अंदर तो परमानेंट मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये सिचुएशन अराइज होगा, सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं. ऑल मैग्नेटिक डायपोल्स दे पॉइंट इन सिंगल डायरेक्शन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं. इवन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल परसिस्ट इवन इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड. वी कैन से even in the absence of magnetic field, even in the absence of magnetic field, these magnetic movements, or you can say magnetic property is retained, राइट. मैग्नेटिक फील्ड लगाने से वो सब एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दो तो भी एक ही डायरेक्शन में रहेंगे फॉर फेरोमैग्नेटिक. तो ये आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, बिकॉज हमें पूछा है विच इज रॉन्ग, इसने लिख दिया कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड. सी ऑप्शन है डोमेन्स इन एंटी फेरोमैग्नेटिक आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. यस, एंटी फेरोमैग्नेटिक का ये सिचुएशन होता है, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. डी क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायामैग्नेटिक में सब पेयर अप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डायामैग्नेटिक. डायामैग्नेटिक हैज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटीफेरो, in antiferromagnetic we have equal number of magnetic moments but in opposite direction, right. तो आपके सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट बी ऑप्शन गलत है. बी के अंदर आपको कैन नॉट लिख दिया ना, दैट इज रॉन्ग. मूविंग टू द नेक्स्ट 35th. A ferromagnetic substance becomes a permanent magnet when it is placed in magnetic field because all the domains get oriented in the direction of magnetic field. All the domains get oriented in the direction opposite to the direction of magnetic field, or the domains get oriented randomly, or domains are not affected by the magnetic field. Our answer is कि सब एक ही डायरेक्शन में आ जाती हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स होती हैं अलग अलग. लेट्स से कि ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. पैरामैग्नेटिक में किसी भी डायरेक्शन में ये पॉइंट आउट कर सकता है, राइट. जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल चेंज इनटू ferromagnetic substance and all the domains will point in the same direction as the direction of magnetic field. This is paramagnetic and आप देख सकते हो सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने लग गए. तो फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है Fe3O4 and we can even make permanent magnets with them. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ओरिजिनली भी प्रेजेंट होता है या पैरामैग्नेटिक को भी फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय गिविंग दी मैग्नेटिक फील्ड, राइट. योर आंसर विल बी ए नॉट बी. बी में तो ऑपोजिट लिखा है, ऑपोजिट हो गया फिर तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा. लेट्स कम टू क्वेश्चन 36. द क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर शोन हेयर रिप्रेजेंट्स शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नन ऑफ द अबव. तो कौन सा डिफेक्ट हमें इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है. कैटायन एनायन का अरेंजमेंट हमें दे रखा है, तो ये बात याद रखिए कि यहां और यहां पे कुछ मिसिंग है. दिस इज द पोजीशन ऑफ एनायन. सेकंड रो में एनायन है और लास्ट वाली रो में कैटायन मिसिंग है ना. यहाँ पे एनायन आना चाहिए था. अगर रेगुलर क्रिस्टल होता तो एक एनायन एक कैटायन इसमें और फिट होना चाहिए था. सो इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing.
equal number of cation and anion are missing from the crystal, therefore it is the Schottky defect. Schottky डिफेक्ट के लिए आपका आंसर ए बनेगा। मेटल एक्सेस होने से कोई ना कोई मेटल आयन वॉइड में चला जाता है। मेटल डेफिशिएंसी होने से आपको दिखेगा कि सिर्फ मेटल कम हो रहा है और उस डेफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज्ड पार्टिकल आ रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ कैटायन और एनायन मिस हो रहे हैं। एक्स्ट्रा तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट का डिटेल है कि जब दोनों इक्वल नंबर में मिसिंग होते हैं। ठीक है, तो आंसर बनता है ऑप्शन ए, राइट। फ्रैंकल में वॉइड के अंदर जाता है कैटायन, वो भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है डायग्राम में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 37th। An element crystallizes in BCC lattice and coordination number of nearest neighbors and next nearest neighbors will be. In BCC lattice हमारे पास कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर के ऊपर एटम रहता है। कॉर्नर और बॉडी सेंटर के ऊपर एटम होता है। तो ऑल द कॉर्नर एटम्स, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ऑल कॉर्नर एटम्स touch the atom at the body center, right? बॉडी के सेंटर पे जो एटम है उसको सब टच करते हैं। और हमें एक तो बताना है नियरेस्ट नेबर्स और दूसरा हमें बताना है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। एज अ रिजल्ट हमारा फर्स्ट आंसर तो 8 आ गया। तो आप पहले यूनिट सेल को ड्रॉ करके देखो। यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर पे हम एक एटम रखेंगे और सब कॉर्नर एटम्स उसको टच करते हैं। आप इसको 3D में अगर विजुअलाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि सारे के सारे कॉर्नर के एटम सेंटर वाले के साथ अटैच्ड हैं, उनके नियरेस्ट नेबर्स हैं। ये बॉडी के सेंटर का एटम है। दिस इज एन एटम एट द कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर के एटम को फर्दर कहां कहां एटम टच कर रहा है। ये एक एटम लेफ्ट पे, एक एटम राइट पे आएगा इस तरीके से। ये बॉटम पे आ रहा है, इसी तरह एक एटम टॉप पे आएगा इसका। तो ये एटम एंड दिस इज अनदर एटम। अगर मेरे को ये जो कॉर्नर का एटम है इसको कौन कौन टच कर रहा है, इसका नेबर कौन कौन है, ये बताना है तो नंबर डाल सकते हैं हम। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये सेंटर वाले को टच करने वाले 6 हैं। बट जो आपके पास बॉडी सेंटर का एटम है इसको टच करने वाले 8 एटम हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। हम उन 8 के 8 को शो भी कर सकते हैं इस तरीके से। दीज आर द एटम्स, राइट। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर नियरेस्ट नेबर, पहला नेबर अगर देखोगे तो 8 नियरेस्ट नेबर्स हैं। बट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इज 6। तो हमारे पास 8 एंड 6 आंसर बनता है, मतलब बी ऑप्शन आंसर 8 एंड 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The radius of a divalent cation is 94 picometer and the radius of divalent anion is also given 146. What is the crystal? M+2 and X-2 का क्रिस्टल जो है वो किस तरीके का है। हमारे पास ये सिचुएशन है कि हम रेडियस रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियस रेशो डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। रेडियस रेशो की वैल्यूज में कैटायन का रेडियस 94, एनायन का 146, डिवाइड करने के बाद 0.643 आ रहा है। एंड 0.155 से लेके 0.225 एक रेंज होता है, 0.225 से 0.414, फिर है 0.414 से 0.732, नेक्स्ट इज 0.732 से लेके 1। तो ये रेंज में अरेंजमेंट्स के अलग अलग नाम हैं। इट इज कॉल्ड एज ट्राइंगुलर अरेंजमेंट। फर्स्ट केस का नाम है
ट्राइंगुलर अरेंजमेंट, सेकंड का नाम है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, थर्ड का नाम है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज क्यूबिक अरेंजमेंट, राइट। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में अगर एग्जाम्पल चाहिए, NaCl बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, ZnS बिलोंग्स टू द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ट्राइंगुलर के लिए B2O3 एंड क्यूबिक के लिए है सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब हमारा रेडियस रेशो क्या आ रहा है, 0.41 नहीं 0.643 आ रहा है। 0.643 मतलब ये थर्ड वाली रेंज में आएगा, 0.414 से 0.732। दिस इज द रेडियस रेशो रेंज, गॉट इट। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर के अंदर जाने का मतलब है आपका आंसर है ऑप्शन ए, इट बिलोंग्स टू रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 39 पे। 39th क्वेश्चन इज इफ द एज लेंथ ऑफ NaH यूनिट सेल इज 488 एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ NaH बॉन्ड इफ इट क्रिस्टलाइजेज एज FCC स्ट्रक्चर। एज लेंथ आपको दिया है 488 पिकोमीटर and what is to be calculated, the length of NaH bond, NaH bond का length निकालना है, and it is told to us that it belongs to which category, it belongs to FCC। FCC structure में edge length के ऊपर दो रेडियस होते हैं कैटायन के, दो रेडियस होते हैं एनायन के। एनायन आपका H नेगेटिव है, सो NaH बॉन्ड डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो इट इज हाफ ऑफ ए कितना है 488, आप उसको 2 से डिवाइड कर दो तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ NaH। NaH बॉन्ड डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ 488 का हाफ 244 पिकोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। सोडियम और हाइड्राइड के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना था और आपका आंसर आ रहा है 244। 244 का मतलब है ये सी ऑप्शन, एंड आंसर विल बी इन पिकोमीटर बिकॉज अर्लियर द वैल्यू वाज आल्सो गिवन इन पिकोमीटर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द स्ट्रक्चर शोन हियर represents Schottky defect, Frenkel defect, metal excess defect because of interstitial cation और metal excess defect because of excess cation। तो डायग्राम में देखिए Schottky तो हो नहीं सकता, Schottky में कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, यहाँ कुछ भी मिसिंग नहीं है। हमें एक्स्ट्रा कैटायन तो दिख रहा है और वो भी वॉइड के अंदर, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है +1, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है और ये किसी और वॉइड के अंदर है। इसका एग्जाम्पल है जब हमारे पास क्रिस्टल ले लेते हैं AB को अगर हीट करें तो ये इस तरीके से A+ और इलेक्ट्रॉन और B अलग हो जाता है, B गेट सेपरेटेड। जैसे कि एग्जाम्पल है ZnO को अगर हीट करते हैं तो जिंक +2 निकलता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन निकलती है, हाफ ऑफ O2, राइट। ये ZnO पहले व्हाइट कलर का होता है, हीट करने से ये येलो हो जाता है। येलो क्यों बन रहा है, जिंक +2 येलो नहीं है, आई शुड राइट इट सेपरेटली। ZnO इज व्हाइट अंडर कोल्ड कंडीशंस, अंडर कोल्ड कंडीशंस ये व्हाइट है, बट ऑन हीटिंग इट बिकम्स येलो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन द होल और इन द वॉइड, राइट। वो एक्स्ट्रा कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर किसी और वॉइड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये बहुत फेमस एग्जांपल है। जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट अंडर कोल्ड कंडीशंस बट अंडर हॉट कंडीशंस इट बिकम्स येलो। व्हाई? तो आपने कहना है जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, O2 लूज करता है और जिंक +2, O2 विल बी एस्केपिंग इनटू द एनवायरनमेंट। तो जिंक +2 किसी वॉइड में चला जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन रहेगा। किसी भी लैटिस पॉइंट से कुछ भी मिस नहीं हुआ, ऑल A+ B- आर ऑन देयर रेगुलर पोजीशंस। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी, इट इज द मेटल एक्सेस बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल कैटायन, राइट। तो क्रिस्टल एज ए होल हैज टू बी न्यूट्रल, उसको न्यूट्रल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं।
तो एग्जाम्पल भी आपको साथ में दिया कि जिंक ऑक्साइड को हीट करो तो ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, उस वजह से कलर भी आता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन भी आती है. That is important. Let's come to the next now. Question 41. The question is, composition of a sample of woodsite is Fe 0.930 and you have the percentage of iron in Fe plus 3. You have to calculate that. So, बहुत famous ore है woodsite and it has Fe 0.930. इसके अंदर Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है. कितने परसेंट है वो देखना है. लेट Fe+3 इज इक्वल टू x एंड यू विल राइट Fe+2 एज 0.93 माइनस x. नेट चार्ज हम इक्वेट कर देते हैं दोनों तरफ. FeO के अंदर चार्ज कितना है? 3 पार्ट्स ऑफ x, 2 पार्ट्स ऑफ 0.93 माइनस एक्स. ये सारा आयरन का चार्ज हो गया और -2 ऑक्सीजन का चार्ज. नेट चार्ज इज 0. ये मैंने Fe+3 लिखा है, ये मैंने लिखा है Fe+2 और ये मैंने ऑक्सीजन लिखा है. आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3x + 1.86 - 2x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x आ गया 0.14. अब हमें फेरिक मिल गया बट परसेंटेज में आंसर करना है. परसेंटेज ऑफ Fe+3. तो Fe+3 का परसेंटेज बन जाएगा 0.14 अपॉन 0.93. 0.93 के पीछे 0.14 है, 100 के पीछे आप कैलकुलेट करिए. इट विल कम आउट टू बी 15.05%. आपका आंसर है ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डिफेक्ट्स के ऊपर आप किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो. ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है और ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है. और याद रखने की बात क्या है कि 3 फेरस बाहर जाते हैं बट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 फेरिक ही बहुत है. चार्ज बैलेंस हो जाता है 2 फेरिक से. 2 फेरिक इक्वेट कर देंगे 3 फेरस को. 15.05% आपका आंसर आ रहा है. 41 क्वेश्चन. आंसर इज ऑप्शन ए. Moving to the next. 42. The following crystallographic data were obtained for a protein. Volume of the unit cube is given to us and density is given. उसके बाद Z value 4 है and protein fraction है 0.75. Find out the molar mass. तो क्रिस्टल है कोई, उस क्रिस्टल के अंदर प्रोटीन कितना प्रेजेंट है? 0.75. आपको प्रोटीन का मोलर मास निकालना है. डेटा जो है वो यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया है और यूनिट सेल की डेंसिटी दी है, मतलब क्रिस्टल का जो यूनिट सेल है. तो अब हम क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ क्यूब इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. मास आपको क्या दिया है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. मोलर मास हमें नहीं दिया. कैन इट बी रिटन एज नंबर ऑफ एटम? मास ऑफ क्यूब होता है Z इंटू मास ऑफ ईच एटम. इसको डिवाइड करेंगे विद वॉल्यूम ऑफ क्यूब से. दिस इज नथिंग बट डेंसिटी. एंड मास ऑफ ईच एटम आप लिख सकते हो मोलर मास की टर्म्स में. मोलर मास डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर. दिस इज मास ऑफ ईच एटम. ये है वॉल्यूम. अब जो जो वैल्यूज गिवन है हम पुट कर देंगे. 1.35 एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन. दिस इज 1.35. Z आपको कैलकुलेट नहीं करना, Z तो दिया है. देखो क्वेश्चन में दिया है इट हैज गॉट Z इक्वल टू 4. तो Z को हमने 4 डाल दिया. मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है एंड द वॉल्यूम इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -19. ये यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया था. एवोगैड्रो नंबर इज 6 इंटू 10 रेज टू पावर 23. सिंपली क्यूब तो नहीं लेना क्योंकि वॉल्यूम है, ये एज लेंथ नहीं है. क्वेश्चन में आप चेक करिए, ये वॉल्यूम है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब में है. डेंसिटी इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब. मोलर मास का आंसर ग्राम्स में आएगा. मोलर मास आ गया 3.04 इंटू 10 रेज टू पावर 4 ग्राम पर मोल. अब ये मोलर मास यूनिट सेल का है, उसमें प्रोटीन का परसेंटेज तो सिर्फ 0.75 है. प्रोटीन है 0.75 पार्ट्स. देयरफॉर मास ऑफ प्रोटीन अगर कैलकुलेट करना है
तो आपको उसका 75% लेना पड़ेगा। 3.04 इंटू 10⁴ इंटू 75 अपॉन 100, it is 2.286 into 10⁴, which is 2.3 into 10⁴ gram per mole. This is the value. Density calculation देखो कैसे कैसे हेल्प कर रही है। हमारा आंसर क्या बना? 2.3। 2.3 मतलब ए ऑप्शन आंसर बनेगा। डेंसिटी से आपने यूनिट सेल का जो डेटा दिया था क्यूब का, वहां से प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया एंड जो भी परसेंटेज दी है उतने परसेंट के लिए कैलकुलेट करना होगा, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 43 नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr क्रिस्टल। AgBr सॉलिड दिया है, क्या वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है या फ्रैंकल या मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी? आंसर ये है कि AgBr का रेडियस रेशो कुछ ऐसा होता है, इट शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट्स ये शो करता है और हमारा आंसर बनता है 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या हुआ? ए ऑप्शन आपका आंसर। ये जो Ag+ है, Ag+ ions are mobile, therefore they can move into the void। और ये है भी डी ब्लॉक की मेटल, इसका कैटायन भी छोटा है तो वॉइड में फिट भी हो जाता है। बट अगर ब्रोमाइड मिस हो जाए तो Ag+ भी मिस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट शॉर्ट की डिफेक्ट भी बनता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी बनता है। फेमस एग्जांपल है AgBr। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 44। A certain sample of cuprous sulfide is found to have the composition Cu1.8s because of incorporation of copper +2 in the lattice. What is the mole percent of copper +2 in the total copper content? तो Cu1.8s है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉपर +1 है, इसमें कुछ कॉपर +2 भी है। कॉपर +2 का परसेंटेज हमें पता करना है। लेट कॉपर +2 इज इक्वल टू x, तो कॉपर +1 बन जाएगा 1.8 - x। इसी तरह हम जैसे चार्ज इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग चार्ज ऑन बोथ साइड्स, यू विल हैव 2x + 1 इंटू 1.8 - x -2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास कॉपर +2 का वैल्यू, ये कॉपर +1 का और ये ऑक्सीजन का। नेट चार्ज 0 है, तो इट इज, क्योंकि क्रिस्टल न्यूट्रल होता है इसलिए नेट चार्ज 0। 1.8 - x -2 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 0.2। x 0.2 है। अब परसेंटेज में आंसर देना है। परसेंटेज ऑफ कॉपर +2 0.2 है 1.8 के पीछे। 0.2 अपॉन 1.8 इंटू 100 इज 11.1%। आपके क्रिस्टल में 11.11% ये है कॉपर +2। बाकी सारा कॉपर +1 है, इसलिए फॉर्मूला डेसिमल में आ रहा है Cu1.8s, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। Pure silicon doped with phosphorus is amorphous, p-type or n-type or it is an insulator। सिलिकॉन का क्रिस्टल है, चारों तरफ सिलिकॉन के एटम हैं और बीच में हम इसको फॉस्फोरस के साथ डोपिंग कर देते हैं। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज द 15th ग्रुप। ये समझ लो बीच में फॉस्फोरस आ गया, सब तरफ सिलिकॉन था और एक फॉस्फोरस ऐड कर दिया गया। दिस इज द सिचुएशन, राइट। सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन की तरह। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड ऑल बिलोंग टू 14th ग्रुप। अब फॉस्फोरस तो 15th ग्रुप का है, इसके पास 4 बॉन्ड बनने के बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा एक्स्ट्रा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दिस इज द ग्रुप 15th ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एंड ग्रुप 14th में कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, राइट। तो जर्मेनियम से क्रिस्टल बना हो या सिलिकॉन से क्रिस्टल बना हो, उसमें डोपिंग कर दिया जाए अगर ग्रुप 15th का, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर n-type सेमीकंडक्टर। डोपिंग हम क्यों करते हैं? ताकि कंडक्शन बढ़ सके। इलेक्ट्रॉन जितने फॉस्फोरस डालेंगे उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। एज अ रिजल्ट n-type सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड। मतलब आपका आंसर है
option C, right? So that is all about the lecture. Main लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर के अंदर आपने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स देखे हैं, जो कि यूजफुल पॉइंट है किस तरह से ये कंडक्टर्स बनते हैं. अगर ग्रुप 15 से डोपिंग करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आएगा, अगर ग्रुप 13 से डोपिंग कर देते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर. ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. तो जनरली इंडियम से डोपिंग कर दी जाती है या थैलियम से कर दी जाती है. देन ग्रुप 13 आ गया, मींस एक इलेक्ट्रॉन कम है. एक इलेक्ट्रॉन कम होने से होल क्रिएट होता है. होल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. बस ये फर्क है, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है होल, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एंड क्रिस्टल को कलर मिलता है. आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो सॉलिड्स हैं ये कुछ सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक और कुछ फेरोमैग्नेटिक. अकॉर्डिंगली ये इंसुलेटर्स में यूज होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर्स बनाने में भी यूज होते हैं. कुछ क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक एंड पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं. पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स वो होते हैं जो प्रेशर लगाने से, मैकेनिकल स्ट्रेस लगाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि घरों में हमारे पास लाइटर के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है. जब आप प्रेशर लगाते हो, आप फोर्स लगाते हो, मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक. और कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो हीट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं. पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन फायर अलार्म्स. सो ये सॉलिड्स की इंपॉर्टेंस थी. सॉलिड के चैप्टर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनके डिफेक्ट्स, उनकी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, ये सब क्लियरली पता होना चाहिए. एंड रिवाइज the total concept. Keep revising till we meet in the next lecture. Thank you and bye bye, and make sure you subscribe to the channel for more notifications for more videos, right? Thank you.